हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और हम लोगों ने बहुत हद तक इसको पढ़ भी लिया है। 2 क्लास हमारा इसका हो चुका है और आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, जैसा कि हमने पिछले वाले क्लास में आपको कहा था। पिछले वाले क्लास में बेसिकली हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, फंक्शंस ऑफ द इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था। यानी कि 4 फंक्शंस थे, इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से जान चुके हैं। अगले वाले क्लास में यानी कि हमने कहा था अगले वाले क्लास यानी कि आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है द इन्वायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शंस विदाउट एनी इंटरप्शन एज लॉन्ग एज द डिमांड ऑन दीज फंक्शन इज विद इन इट कैरिंग कैपेसिटी। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो 4 बेसिक और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जो पढ़ा था, ये फंक्शंस इन्वायरमेंट क्यों परफॉर्म कर पा रहा है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है द इन्वायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म दिस फंक्शंस। कौन सा फंक्शंस? यही चारों फंक्शंस जो कि हमने पिछले वाले क्लास में जाना था, ठीक है। विदाउट द परफॉर्म दिस फंक्शंस विदाउट एनी इंटरप्शन एज लॉन्ग एज द डिमांड ऑन दिस फंक्शंस इज विद इन इट कैरिंग कैपेसिटी। मतलब ये हो गया कि इन्वायरमेंट हमारा ये चारों फंक्शंस इसलिए परफॉर्म कर पा रहा है क्योंकि ये इन्वायरमेंट के कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है। मतलब ये हो गया कि इन्वायरमेंट का जो बर्दाश्त करने का क्षमता है ना, उसी क्षमता के अंदर हमारा ये चारों फंक्शंस आता है। इसीलिए इन्वायरमेंट इसको इजीली परफॉर्म कर पा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज, चलिए इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपका कैपेसिटी जो है ना वो 4 रोटी पर डे खाने का है। आपका कैपेसिटी कितना है? 4 रोटी पर डे खाने का है। तो ऑब्वियस सी बात है आप 4 रोटी पर डे खाएंगे। 4 रोटी आप हर एक दिन खाएंगे। क्यों खा पा रहे हैं? क्योंकि वो आपका कैपेसिटी है, वो आप उतना आपके पास क्षमता है कि आप 4 रोटी खा सकते हैं, क्योंकि आपका आदत है। लेकिन जैसे ही आप 5 रोटी खाएंगे, हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग हो जाए, है ना, आपका पेट दर्द करने लग जाए, बहुत प्रकार का समस्या हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपका कैपेसिटी था 4 रोटी खाने का, लेकिन आपने खा लिया 5 रोटी। तो क्या वो आपके बर्दाश्त के बाहर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। उसी प्रकार से कहा गया है कि इन्वायरमेंट का भी ना एक कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब कि उसका एक क्षमता है अपने आप को हजम करने, अपने चीज़ों को हजम करने का उसके पास भी अपना एक क्षमता है। तो ये चारों फंक्शन इन्वायरमेंट इसलिए परफॉर्म कर पा रहा है क्योंकि ये सारा का सारा उसके बस का है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आपने कुछ डिमांड कर दिया तो फिर इन्वायरमेंट जो है भयावह हो जाएगा, फिर वो अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर देगा। इसीलिए आप देखते हैं जैसे जैसे यदि थोड़ा बहुत पेड़ काटा जाए ना, यदि थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट में जो हमारे पेड़ पौधे मौजूद हैं, यदि थोड़ा बहुत पेड़ काटा जाए तो इन्वायरमेंट उसको सह लेता है, उसको वो पूरी तरीके से उसके पास क्षमता इतना है कि उतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होने देगा। उसके पास अपना कैपेसिटी है यदि थोड़ा बहुत पेड़ काटा जाए तो। लेकिन यदि आप हेक्टेयर के हेक्टेयर आप पेड़ पौधे काट रहे हैं तो क्या यहाँ पे भी इन्वायरमेंट चुप रहेगा? क्या वो अपना भयावह स्थिति नहीं दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा ना। किस रूप में दिखाएगा? इस रूप में दिखाएगा कि आपके यहाँ पे बारिश ही नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इन्वायरमेंट में ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप गर्मी से परेशान हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन्वायरमेंट ये चारों फंक्शन इसलिए परफॉर्म कर पा रहा है क्योंकि ये इसके कैपेसिटी के अंदर है। जैसे ही उसके बर्दाश्त के बाहर आपने कुछ किया, फिर वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसके बाद फिर इन्वायरमेंट अपना प्रचंड रूप दिखाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब वही है जो कि हमने आपको बताया कि बर्दाश्त के अंदर होना, है ना, जितना उसके पास क्षमता है उतना ही होना। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से क्या लिखा हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्स एंड द वेस्टेज जनरेटेड आर विद इन द एसिमिलेशन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि एनवायरनमेंट से आप उतना ही ज़्यादा रिसोर्स निकालिए। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। एनवायरनमेंट से आप उतना ही रिसोर्स लीजिए जितना आपको ज़रूरत है। या फिर आप ऐसे भी कह लीजिए जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इंप्लाइज दैट द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्स। मतलब ये हो गया कि रिसोर्स का बनने का जो प्रक्रिया है, जो उसका रेट है, जिस रफ्तार से रिसोर्स हमारा बन रहा है,
उससे ज़्यादा रफ्तार से यदि आपने रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन शुरू कर दिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो क्या आपके इन्वायरमेंट में रिसोर्स बचेगा? मतलब ये हो गया, फिर से समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस रिसोर्स को बनने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। तो जिस रेट से आपका रिसोर्स बन रहा है, उसके ज़्यादा रेट से यदि आप रिसोर्स का इस्तेमाल कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपका रिसोर्स क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि भाई बन ही नहीं रहा है, और जो बन भी रहा है उसको आप तुरंत इस्तेमाल कर ले रहे हैं, यानी कि आप रिसोर्स को अच्छी तरीके से बनने भी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे समस्या क्रिएट हो जाएगा। तो ये पहला बात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोगों को रिसोर्स कितना इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे जनरेशन कैपेसिटी से कम रेट से इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि जितना हमारा रिसोर्स बन रहा है, रीजनरेट हो रहा है, उससे कम हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहला बात हमारा ये हो गया। दूसरा, द वेस्टेज जनरेटर आर विद इन द एसिमिलेशन कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। दूसरा बात ये हो गया कि आप उतना ही वेस्ट जनरेट कीजिए जितना कि इन्वायरमेंट अपने आप में उसको समाने का क्षमता रखता है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप हर जगह पे गंदगी फैला देंगे तो ऑब्वियस ही बात है उसको इन्वायरमेंट पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और हर जगह पे आपको कचरा ही कचरा नज़र आएगा, बदबू ही मिलेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा कैरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब यदि आप एक शब्द में कहना चाहें, सॉरी एक लाइन में यदि आप कहना चाहें कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट का भी ना सहने का एक क्षमता होता है। उस क्षमते के बाहर यदि आपने कोई काम किया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ था उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज and the affluent consumption and production standards have placed a huge stress on the environment। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है ना कि द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए जितने भी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मतलब कि अभी वो डेवलप कर ही रहा है, डेवलप हुआ नहीं है, अभी वो डेवलप कर ही रहा है, यानी कि वो अभी चल ही रहा है। जितने भी डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है, फटाफट पॉपुलेशन वहाँ का बढ़ रहा है। एग्जांपल के तौर पे इसका सबसे अच्छा है आपका भारत। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि अभी ये डेवलप कर ही रहा है। तो आप देखिए भारत का पॉपुलेशन कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन का बढ़ना, उसके साथ ही साथ एंड द एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या आपका रिसोर्स का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके घर में पहले 4 सदस्य थे, अब एक नए बेबी का जन्म हो गया, तो क्या आपके घर का जो रिसोर्स था वो उतना ही आएगा? नहीं आएगा ना, उसके लिए अलग आएगा, यानी कि अब ज़्यादा आने वाला है। तो पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स, और अब जब आपका पॉपुलेशन बढ़ चुका है, आपका कंजम्पशन बढ़ चुका है, आप ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है। तो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स हैव प्लेस्ड अ ह्यूज स्ट्रेस ऑन द इन्वायरमेंट। तो ये सारा का सारा जो है हमारा कहीं ना कहीं किस चीज़ पे स्ट्रेस डाल रहा है, किस चीज़ पे प्रेशर लगा रहा है? इन्वायरमेंट पे लगा रहा है। जैसे आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा, आपका क्या बढ़ जाएगा? कंजम्पशन बढ़ जाएगा, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अब अपने घर लाना चाहेंगे खरीद के, ताकि हमारे बाल बच्चे जो भी हैं उसको यूज कर सके। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में पहले 5 केजी आटा आता था एक महीने में, लेकिन आपका एक नया सदस्य ऐड हो गया उसमें, तो अब कितना आएगा? हो सकता है 8 केजी आ जाए, 9 केजी आ जाए। तो ये जो कंजम्पशन बढ़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं आपको जो है जंगल काटना पड़ा होगा, और उस जंगल को काट के वहाँ पे खेती करना पड़ा होगा। तो जंगल को काटना ये अपने आप में एक आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, किसके ऊपर? इन्वायरमेंट के ऊपर, यानी कि एक स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं आप इन्वायरमेंट के ऊपर। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, पॉपुलेशन का बढ़ना, कंजम्पशन का बढ़ना, और प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड को बढ़ाना। प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड को बढ़ाना मतलब कि जो भी हमारा सामान बनता है ना, उसको पूरी तरीके से डेवलप कर देना, उसको बनाने का तरीका जो है नया नया ढूंढ लेना। ये सारा का सारा चीज़ हमारा एक स्ट्रेस ही पैदा करता है इन्वायरमेंट पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जैसे आगे लिखा हुआ है, मैनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड द वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। देखिए
ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास रिसोर्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे इन्वायरमेंट से ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एंड द वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। और जो वेस्ट जनरेट किया जा रहा है हमारे द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा, वो जो है इन्वायरमेंट के एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से बाहर है, यानी कि उसको जो है एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। कौन? हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है। अब एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी आपके पास एक नया शब्द आ गया, इसके बारे में जान लीजिए। लिखा हुआ इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब वही वेस्ट जनरेटेड, वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमने वेस्ट को जनरेट किया है। तो इन्वायरमेंट का भी अपने आप में एक एब्जॉर्ब करने का क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है किसी भी चीज़ों को, उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। वही बात है जो कि हमने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, किसमें? कैरिंग कैपेसिटी में, है ना। उसी प्रकार का हम एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहेंगे, सेम एग्जाम्पल कि मान लीजिए यदि आप कुछ पेड़ पौधों को काटते हैं तो हो सकता है कि आपका इन्वायरमेंट उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि किसी प्रकार का उसमें ऑक्सीजन के मात्रा में कमी नहीं आएगा, हो सकता है। लेकिन यदि आप हेक्टेयर के हेक्टेयर जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो ऑब्वियस ये बात है कि ये जो है इन्वायरमेंट के बर्दाश्त के बाहर है। तो फिर आपको जो है उसका प्रचंड रूप देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, तो लोग ऑक्सीजन के कारण हज़ारों हज़ार के तादाद में मरेंगे फिर, है ना। ये होता है हमारा इन्वायरमेंट का प्रचंड रूप। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को जितना हरा भरा रखोगे ना, उतना खुश रहोगे। ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैज एग्जॉस्टेड सम ऑफ द वाइटल रिसोर्सेज। पहले इतना समझ लेते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा वाला ये स्टेटमेंट है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग एक एक करके। देखिए यहाँ एंड तक पहले समझ लेते हैं क्योंकि उसके बाद दूसरा पार्ट है। देखिए लिखा हुआ है ना द इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब फास्ट, बहुत ही तेजी से, एंड एक्सटेंसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत ही तेजी से और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, यानी कि बहुत ही तेजी से और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। कहाँ से? इन्वायरमेंट से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। तो बहुत ही तेजी से और बहुत ही बड़े मात्रा में हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स खत्म हो रहा है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट से निकाल के, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आगे, एंड वी आर कंपेल्ड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च टू एक्सप्लोर न्यू रिसोर्स। और इसके साथ ही साथ हम लोग इस्तेमाल दोनों कर रहे हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसके साथ ही साथ हम लोग जो है बहुत ही अच्छे मात्रा में पैसों को टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ रिसर्च के ऊपर भी हम लोग पैसे को खर्च कर रहे हैं। क्यों भाई? ताकि हम लोग नए से नए रिसोर्सेज को खोज सके। क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि चलिए ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, यानी कि पानी, हवा, सूरज का जो रोशनी है वो सब कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तो ख़त्म हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे पास खतरा है रिसोर्स को ख़त्म होने का, हमारे पास डर है। तो इसीलिए हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंडियन गवर्नमेंट आज क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसे टेक्नोलॉजी पे खर्च करके इसके साथ ही साथ वो रिसर्च करवा रहे हैं हमारे साइंटिस्ट से कि भाई कोई दूसरा रिसोर्स का खोज करो, जिससे कि हम लोगों को बाद में किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि रिसोर्स है, एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है, और रिसोर्स ख़त्म हुआ तो ह्यूमन बींग्स पूरी तरीके से ख़त्म, बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमारा जो है बहुत ही अच्छा अमाउंट, बहुत ही बड़ा पैसा हमारा टेक्नोलॉजी और रिसर्च पे खर्च किया जा रहा है, ताकि नए प्रकार के रिसोर्स को खोजा जाए, उसके ऊपर हम लोग काम करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 70% ऑफ वाटर इन इंडिया इज पॉल्यूटेड। कितना बड़ा बात है, सोचो हमारे भारत में 70% पानी जो है ना गंदा है, पॉल्यूटेड है, ये बहुत बड़ी बात है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड इंसिडेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस। मतलब ये हो गया कि यदि आप हवा को गंदा करेंगे, वाटर को गंदा करेंगे, गंदा करने का मतलब पोल्यूशन फैलाएंगे पानी और हवा दोनों में, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो रेस्पिरेटरी यानी कि धड़कन से जुड़ा हुआ जो आपका बीमारी है वो थोड़ा सा बढ़ेगा।
आप बीमार ज़्यादा पड़ेंगे, आपका सांस फूलने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जो हवा ले रहे हैं ना, उस हवा में ऑलरेडी पॉल्यूशन मिला हुआ है, धूल का कण मिला हुआ है ना, स्मोक फैला हुआ है। इसके साथ ही साथ वाटर बॉर्न डिजीजेज, यानी कि आप गंदा पानी पिएंगे, वाटर पोल्यूशन हो चुका है, यानी कि पानी पूरी तरीके से गंदा हो चुका है, और वही गंदे पानी को आप पिएंगे तो हो सकता है कि पानी से जुड़ा, यानी कि वाटर से रिलेटेड आपको बीमारी हो जाए। उसी को हम लोग कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि गंदे चीज़ों को आप पिएंगे या फिर गंदे हवाओं को आप अपने शरीर के अंदर लेंगे तो आप बीमार तो पड़ेंगे ही। हैंड्स द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज राइजिंग। तो इस वजह से जो है लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और हेल्थ के ऊपर ज़्यादा पैसे को खर्च करना पड़ रहा है इलाज करवाने के लिए बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन इज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट फॉर द गवर्नमेंट। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन है जब हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग से बेसिकली होता क्या है, आपको गर्मी ज़्यादा लगता है ना। इसीलिए जो कहा जाता है कि प्लांट ज़्यादा लगाओ। प्लांट करता क्या है? प्लांट हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। समझिएगा इस बात को कि इन्वायरमेंट में जो भी आपका ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन है ना, वो क्या है इसको समझा रहे हैं। जब आपके इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाए तो वही सिचुएशन हमारा कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जब इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है ना, वो करता क्या है, वो बेसिकली गर्मी जनरेट करता है, गर्मी हॉट जनरेट करेगा वो। और वही बात है कि लोगों को ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है ना। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन का मतलब ये हो गया कि आपको मालूम है कि धरती के ऊपर हमारा एक ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर बेसिकली एक ब्लैंकेट के जैसा है, एक कंबल के जैसा है, जो कि पूरे के पूरे धरती के बाहर जो है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि वो घिरा हुआ है, जो कि हम लोगों को सूरज के डायरेक्ट रेज से बचाता है। देखिए, यदि सूरज का डायरेक्ट रोशनी हम लोगों पे पड़े ना तो हम लोग 1 मिनट में बर्बाद हो जाए, यानी कि हम लोगों का शरीर जो है पूरी तरीके से 1 मिनट में जल जाएगा। क्योंकि सूरज के रोशनी में ऐसे बहुत ही अलग अलग प्रकार के रेडिएशन होते हैं, जो रेडिएशन हमारे बॉडी के ऊपर यदि डायरेक्ट पड़ेगा ना तो हमारा चमड़ा जो है ना पूरी तरीके से तुरंत गल जाएगा। तो उस प्रकार के रेडिएशन को बचाने का काम किसका है? ओजोन का है, यानी कि ओजोन लेयर का है। लेकिन ओजोन लेयर में अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे छेद हो रहा है। क्यों छेद हो रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा इंक्रीज कर दे रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, जो कि नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको गर्मी भी ज़्यादा लगेगा और आपका ओजोन लेयर भी फटेगा। और जब ओजोन लेयर फटेगा तो सूरज का रोशनी डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि आज जो है बहुत सारे लोगों को स्किन का कैंसर हो जाता है। स्किन कैंसर क्यों होता है? बेसिकली उसी के वजह से होता है कि सूरज का रोशनी डायरेक्ट पड़ना है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा जनरेट होने से बचा सकते हैं, तभी जाके हमारा ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन दोनों बचेगा। ठीक है। और इसके ऊपर करना क्या चाहिए भाई? फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत इसके ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए और इसके ऊपर थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करवाना चाहिए उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आर हाई। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हमारा जो है एनवायरमेंट एक नेगेटिव रास्ते की ओर जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा एनवायरमेंट एक पॉजिटिव रास्ते पे नहीं जा रहा है, एक नेगेटिव रास्ते पे जा रहा है, जहाँ पे कि हम लोगों को बहुत ही अलग अलग प्रकार के समस्याओं को झेलना पड़ रहा है और झेलना पड़ेगा आगे। यदि हम लोग आज भी अवेयर नहीं हुए तो फिर बहुत बड़ा भयंकर मतलब स्थिति आने वाला है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्लास में अच्छा यहाँ पे ना बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड ना एक सवाल बेसिकली पूछा जाता है। हालांकि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम था हमारा फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट, मेन हेडिंग था आपका फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट। इसको जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हालांकि फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट जो टॉपिक है हमारा, इसको हम लोग पहले के वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं ना यहाँ से, वो इसी टॉपिक का हिस्सा है। ठीक है, इसी टॉपिक का हिस्सा है। तो इसमें ना फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट के बीच में ही एक सवाल बेसिकली पूछ लिया जाता है, जो कि बड़ा ही कॉमन सा सवाल है। इस सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।